बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत क्या है के साथ मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज बात करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हवाले से, नैब के हवाले से बात करेंगे। नैब के कवानीन में कुछ तब्दीलियां लाई जा रही हैं, कुछ तरामीम मुतवक्की हैं। नैब आर्डीनेंस जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, स्पेसिफ़िकली सियासतदानों के एहतसाब के हवाले से, कि ऐसा कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए गए थे कि जहां पर सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों का या बड़े मगरमच्छों का एहतसाब हो सकेगा करप्शन के हवाले से। लेकिन वक्त के साथ साथ जमहूरी हुकूमतें जो उसके बाद आई, उन्होंने भी इस्तेफ़ादा हासिल किया, कुछ मुकद्दमात बने। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई तो उस वक़्त जब इस नैब को सही तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा या फिर टारगेटेड ऑपरेशन इस नैब के ज़रिए किया जाने लगा, तो फिर कुछ लोग, जिनमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनका ये कहना था कि नैब एक काला कानून है, हमारे बस में हो तो हम इसको फौरी ख़त्म करते हैं और जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम इस कानून को ख़त्म कर देंगे। नैब का काला कानून उस वक़्त काला क्यों नहीं था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी दौर था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी दौर था? ये काला कानून उस वक़्त क्यों बना जब खुद के गले का फंदा बनने लगा? इस हवाले से बात करेंगे। अगर उस वक़्त ये काला कानून था तो उसको ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन चूँकि अब ये चीज़ें सामने आई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस वक्त ये बयानिया है कि इसको ख़त्म होना चाहिए या इसमें तरामीम होनी चाहिए, जिसका बार बार इजहार टॉप लीडरशिप की जानिब से किया गया। तो इसमें क्या तरामीम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दीगर अपोजिशन जमातें? और अब जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, उस वक़्त शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ख़ुद सोचा कि अगले आने वाले टाइम में किसी भी तरह से कुछ तब्दीलियां मुतवक्की हैं, मुमकिन है। तो फिर अब इन कवानीन में तरामीम लाई जा रही हैं। अब वो तरामीम क्या हैं जिससे अपोजिशन को इत्तफाक नहीं है और अपोजिशन इस बिल को पास होने में कुछ रोड़े अटका रही है? तो उस वक़्त ये काला कानून था जब बार बार कहा जा रहा था, अब इसमें तरामीम नहीं लाई जा रही, या दोनों जो अपोजिशन है और हुकूमत है, इनके दरमियान ऐसे क्या इख्तलाफात हैं जिनकी वजह से ये कानून पास होने में सुस्त रवि का शिकार है? इस हवाले से स्पेसिफिकली बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे आने वाले टाइम में जो इलेक्शंस हैं, जो चूँकि 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कहा जाता है कि 3 साल प्रोग्रेस का टाइम होता है और आखिरी 2 साल स्पेसिफिकली हर पार्टी के लिए, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, कैंपेन का टाइम होता है। तो जो हुकूमत में बैठी होती हैं पार्टीज़ बैठती हैं, वो कैंपेन करती हैं, कुछ प्रोग्रेस करके, कुछ काम करके, जो ताकि उन्होंने वापस हलकों में जाके कुछ प्रोग्रेस दिखानी और दोबारा मुंह दिखाना है और वोट लेने हैं। जबकि अपोजिशन जमातों ने नाकामी और फेलियर शो करना है हुकूमत का, ताकि वो भी अपनी कोई कैंपेन इस हवाले से कर सकें। तो इस हवाले से बात करेंगे कि क्या प्रोग्रेस कर पाई है, आने वाले टाइम में क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर यह भी देखा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ख़ास तौर पर कुछ इख्तलाफात सामने नज़र आ रहे हैं और इसी बिना पर कुछ लोग, जिसको टॉप लीडरशिप भी कह सकते हैं या ज़ैली भी कह सकते हैं, लेकिन जो मेजर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो भी दूसरी पार्टियों से राब्ते में हैं। अब वो कौन से रहनुमा हैं जो राब्ते में हैं और उनका आइंदा फ्यूचर क्या होगा? इमरान खान साहब का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ हो सकता है, क्या रिएक्शन हो सकता है? इन तमाम हवालों से प्रोग्राम में बात करेंगे। ज्वाइन किया प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जमशेद खान साहब, जबकि स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहतरमा हिफ्सा बुखारी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप दोनों मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अच्छा मोहतरमा, सबसे पहले आप हमें बताइएगा, नैब के काले कानून के हवाले से, क्या वाकई काला कानून है नैब और इसमें क्या क्या तरामीम मुतवक्की हैं या होनी चाहिए? देखिए जी, नैब ऑर्डिनेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो नैब ऑर्डिनेंस रिवॉल्व्स अराउंड अ सिंगल पर्सन। चेयरमैन नैब जो है वो इतना एम्पावर्ड है कि वो कुछ भी कर सकता है। और इसमें आप देखिए जो क्रिमिनल लॉ की, क्रिमिनल जो प्रोसिक्यूशन की एक जो बाकायदा एक जो मेन थीम होती है, ये उसी के एंगेस्ट है। जिस तरह के इसमें बात होती है कि आप प्रोसिक्यूशन को हमेशा अपना केस प्रूफ करना होता है। प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। सारा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है। ये आपके
फौजदारी जो मुकदमों में फौजदारी कवानीन का एक बेसिक एसेंस है। लेकिन नैप ऑर्डिनेंस में क्या था कि एक्यूज ने साबित करना है जी उसने करप्शन नहीं की, एक्यूज ने साबित करना है कि वो बेगुनाह है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बजाय प्रोसिक्यूशन पे जाने के, तो यहाँ बिल्कुल उल्टा था कि वो जो है वो एक्यूज साबित करेगा। दूसरी बात ये कि कौन सी दुनिया के किसी कानून में 90 दिन का रिमांड जो है वो दिया जाता है? 14 दिन के रिमांड पे ये बंदे को ले लेते थे और उसके बाद 90 डेज का रिमांड पूरा किया जाता है और सरासर ऐसा होता था कि एक तरह का प्रेशराइज करना, अगलों को ब्लैकमेल करना, उनके अकाउंट सीज कर देने, उनके मामलात। अब देखिए कहीं भी ये भी हमारी जो क्रिमिनल लॉज की जो थीम है उसके एंगेस्ट है। 14 दिन का रिमांड होता है और अगर उसमें नहीं प्रूफ होता तो वो फिर अपनी बेल लगा के फर्दर जो कुछ भी उनके मामलात। अब ये भी अभी हम क्यों ना कहें कि ये काला कानून है, इसके तो जो मेन चीजें थी वही हमारे फौजदारी मुकदमात के जिस तरह बाकी मामलात होते थे उसमें तो इसमें तो तरामीम नो डाउट के हम मेरा पॉलिटिकल एफिलिएशन दूसरी पार्टी से है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है तरामीम इंट्रोड्यूस हुई है इनको स्ट्रिक्टो सेंसो इसको पार्लियामेंट में लेके आए, इस पे बकायदा डिबेट हो, इसको चोर दरवाजों से इस ऑर्डिनेंस में तरामीम ना की जाए, एक ऑर्डिनेंस ना लाया जाए बल्कि इसको पार्लियामेंट में पेश कर। जी, चोर दरवाजों से नहीं की जा रही, पार्लियामेंट में ये आ चुका है और अब सुस्त रवैये का शिकार है अपोजिशन के कॉपरेशन की वजह से नहीं, क्योंकि कॉपरेशन नहीं कर पा रहे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने अभी ये कहा कि प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है, यानी मुद्दई ने जिसने भी इल्ज़ाम लगाना होता है, वो तो ठीक है, ये एक स्पेशल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर से हट के है। तो आप नहीं समझती कि जिसने करप्शन की है वो सवालात के जवाब देगा तो पता चलेगा कि वो बेगुनाह है? जो मुद्दई है उसको क्या पता, दूसरे मामला डिफरेंट होते हैं, उसमें तो मुद्दई के साथ कुछ जुल्म हुआ होता है तो उसमें ठीक है वो साबित करेगा, लेकिन ये कैसे बताएंगे करप्शन कहाँ से कैसे हुई? देखिए, जब एक रेफरेंस दिया तो रेफरेंस के साथ उनको बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेट करके पूरे मवाद के साथ एलिगेशन लगाने चाहिए ना, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन और विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस। वो कहते हैं जी एक्यूज्ड एविडेंस लाए कि मैं बेगुनाह हूं। आप एविडेंस प्रोवाइड करें कि एक्यूज जो है वो इज इन्वॉल्व इन द मैटर, वो प्रेमा फेसाई इन्वॉल्व हो, उसके खिलाफ जो है आपके पास कॉन्क्रीट किस्म की का मटेरियल हो, एविडेंस हो, फिर तो आप देखिए उसको प्रोसिक्यूशन को कि इसके क्रिमिनल लिटिगेशन को या क्रिमिनल जो व्हील है उसको एक्टिवेट करें। विदाउट एनी प्रूफ आप उसको ला के और अदालत के कटहरों में और उसको खड़ा कर देंगे और वो अपने आप को जो है वो साबित करता रहे कि मैं बेगुनाह हूं। तो ये तो बेसिक जो एसेंस है, ये इसके जो क्रिमिनल क्या इवन इलीगल जो एसेंस है इसके खिलाफ है। जो हमारा क्रिमिनल लॉ की बेसिक थीम है वो तो यही है कि एक्यूज्ड इज इनोसेंट टिल ही प्रूव्ड गिल्टी। तो जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं होता उसको आप कैसे जो है वो भी उसके लिए एक सजा ही है, वो उसके लिए एक प्री ट्रायल जो है वो एक तरह की सजा है कि वो अपने आप को साबित करता रहे कि भाई मैं बेगुनाह हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जमशेद साहब, आप इस वाले से बताइएगा, ह्यूमन एन का भी हमेशा से बयानिया रहा है काला कानून, आपकी नज़र में क्या समझती है काला कानून कैसे है? अगर करप्शन के हवाले से कोई स्पेसिफिक लॉ आ ही गया है तो मैं समझता हूँ कि उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत तरामीम है तो वो बेहतर करके उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ना कि इसको काला कानून करके नल एंड वाइट करार देना चाहिए। आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद साहब, सबसे पहली बात जो है और जो बात मैडम भी कर रही हैं कि ये जो लॉ है ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ कानून है। और ये आपको पता है कि ये सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ ने विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया था, अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया था। और क्योंकि आम अदालतों पे उनको पता था कि हम इस तरह पकड़ दकड़ करके और अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। अभी अब थोड़ा सा इनकी ये सजाद साहब
टोटल बदनीति पे मबनी है। अभी भी जो अमेंडमेंट लाई गई हैं PML की नज़र में ये बदनीति पे मबनी है। PML इनको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट अमेंडमेंट करती। की तरफ आता हूँ, मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि ये बदनीति पर आप कह रहे हैं मबनी मुशर्रफ साहब के दौर में बना था, तो फिर क्या कानून होना चाहिए था? इससे पहले कोई अकाउंटेबिलिटी का एसएच लॉ नहीं था, स्पेसिफिक लॉ नहीं था। अगर सियासतदानों को पकड़ने के लिए कोई कानून इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है तो इसमें हर्ज क्या है? मैं सजाद साहब, हम ये समझते हैं कि कानून था, FIA है, एंटी करप्शन है। इससे पहले 60 साल से मुल्क चल रहा है, मुल्क में कवानीन थे, लेकिन ये सिर्फ अपने मकासद के लिए उन्होंने ये बनाया है। इसका मकसद करप्शन ख़त्म कर, और इतने साल के बाद क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं कि करप्शन ख़त्म हो गई है? करप्शन और ज़्यादा बढ़ गई है। और इस करप्शन कैसे खत्म? करप्शन मैं तस्लीम करता हूँ कि एक पाकिस्तान का एक मसला है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए आप पार्लियामान को मजबूत करें, आप मीडिया को आज़ाद करें, अदालतें बंद कर दें। अदालतें बिल्कुल अपना काम कर रही हैं। अदालतें ही तो है ना, ये लॉ पास हुआ है कि अगर किसी ने कर लिया ऐसा तो फिर अदालतों के जरिए जस्टिफाई करना चाहिए। अगर आगे बताएं, अगर नहीं जस्टिफाई करते तो सजा के लिए तैयार हों। लेकिन आप ये कहना, अगर पार्लियामान को मजबूत करती हैं, मीडिया चीज़ को हाईलाइट करता है, पार्लियामेंट ने आके उसको मजबूती आपने करनी है, तो फिर सजाएं कहाँ होंगी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त चीज़ें हाईलाइट होंगी उस वक्त करप्शन का लेवल कम होगा, बढ़ेगा नहीं। हम बदकिस्मती ये है कि हमारा काम कर देने से करप्शन ख़त्म हो जाएगी। जो हमारा मुल्क जो है सजाद साहब सिक्योरिटी स्टेट है। हमारा मुल्क उस तरह जमहूरी अदारे यहाँ मजबूत नहीं हो पाए हैं जिस तरह बाहर ममालिक में जिस तरह वो पल बढ़ गए हैं, वो बड़े हो गए हैं, वो इदारे मजबूत हो गए हैं। पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं। इदारे मजबूत नहीं होते, जुडिशरी को अपना काम रोक देना चाहिए। लेकिन जब जैसे इदारे मजबूत हो जाएंगे तो फिर ये कानून इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। इससे पहले आप समझते हैं कि आज़ाद छोड़ देना चाहिए, जो कर रहा है जैसे कर रहा है उनको कर देना चाहिए। जुडिशरी पे मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जुडिशरी अपना काम कर रही है, लेकिन ये लॉ ही है ना, नैब है जो वो लॉ ही है, नैब कोर्ट्स काम। सजाद साहब, ये थानेदारी सिस्टम है। ये आप वहाँ जाके ये करप्शन ख़त्म कर रहे हैं, छितर मार के ख़त्म कराना चाह रहे हैं। लितर फेरने से करप्शन नहीं ख़त्म होगी, और 90 के दिन के रिमांड के साथ करप्शन ख़त्म नहीं होगी। आप आगे इनकी अमेंडमेंट पे देख लें, इन्होंने क्या हाल किया है। उसको और ज़्यादा सख्त कर दिया गया और मुश्किल बना दिया गया है। आप समझते हैं कि सियासतदानों से इन्वेस्टिगेट करना इंतहाई आसान है? एक शरीफ आदमी, एक गरीब आदमी, एक सादा लो इंसान से इन्वेस्टिगेट करना, आम CRPC के जो लॉज पहले से मौजूद हैं वो इन्वेस्टिगेट करना डिफरेंट है। लेकिन ऐसे लोग जिनके हाथ भी मजबूत है, जिनके पाँव भी मजबूत हैं, पैसा भी खुला है, रिलेशंस भी हैं, हुकूमतों में भी रह चुके हैं, और फिर दोबारा उन्होंने हुकूमतों में आके इन्हीं इदारों के सर पर हुकूमत करनी है, तो इतना आसान है कि अगर कोई प्रॉपर इदारा नहीं होगा और ये सब कुछ आराम से हो जाएगा? सर, इस इदारे की कोई ज़रूरत नहीं। वो जो सियासतदान है वो अदालतों के से ज़्यादा आवाम के आगे जवाबदेह है। वो जब वो महल्ले में जाता है, जब लोगों के दरमियान जाता है, तो उसको पता होता है कि मैंने लोगों को किस तरह फेस करना है। वो उसकी अकाउंटेबिलिटी। और आप जो कह रहे हैं वाइट कॉलर क्राइम वाकई ही एक मसला है, और वाइट कॉलर क्राइम भी इस तरह जो 6 महीने की अमेंडमेंट है, इसमें वाइट कॉलर क्राइम नहीं ख़त्म हो सकता। नहीं, ये चीज़ तो मेरी समझ से बाहर है। मोहतरमा, मुझे थोड़ा सा इस हवाले से समझा दीजिएगा, ये कैसे मुमकिन है कि नैब का इदारा ख़त्म कर दिया जाए, और चूँकि सियासतदान होते हैं उन्हें वापस अपने हलके में जाकर मुंह दिखाना होता है, लिहाजा मीडिया और पार्लियामेंट काफ़ी हैं, इदारे ख़त्म हो जाने चाहिए? अच्छा साजिद, अभी जो जमशेद साहब ने बात की इदारों की, तो हमारे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लॉ में ट्रैकोटमी ऑफ पावर की बात की जाती है कि हर अदारा अपनी अपनी डोमेन में रह के अपने फराइज अंजाम देगा। किसी भी अदारे को जो है वो दूसरे की डोमेन में रह के काम नहीं करना। तो आप पहले तो अदारे की मजबूती के लिए नो डाउट हम लोग अभी जमहूरियत के अर्तकाई मराहिल में हैं, हमारे पास अभी वो जमहूरी इक़्तिदार उस तरीके से नहीं पनप सकी, क्योंकि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इंटरवीन था मार्शल लॉ का और दूसरी फोर्सेस का। लेकिन ये बात के अदारे मजबूत होंगे ही तो फिर नैब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए।
देखिए ऑलरेडी एफबीआर है, जहां टैक्स के मैटर्स हैं उनको डील करने के लिए एफबीआर मौजूद है। इसी तरह आपका एंटी करप्शन है, उसको आप फाल बनाएं। आपके पास एफआईए है, उसको आप फाल बनाएं। बजाय ये कि आप, अच्छा चले आपने एक अकाउंटेबिलिटी बना दिया, ठीक है, एहतसाब होना चाहिए, जवाबदेही हर मामले में होनी चाहिए, लेकिन उसको आप ऐसे कवानीन तो ना बनाएं जो कि काबिले कबूल ही नहीं है, जो कि लीगल एसेंस के, जो लीगल एक रिक्वायरमेंट है, जो एक प्रोसीजरल जो लॉ है आपका सीआरपीसी जो कहता है कि आप इतने दिनों में आप उसको, आप देखिए आप किसी बंदे को सब जेल उस किसी भी जगह को डिक्लेयर करके उसको वहां पे कन्फाइन करके रख दें, आप 90-90 दिन लोगों को रिमांड पे रखें और उनको अच्छा आप देखिए कि आपके इस अदारे की कारकर्दगी क्या रही, क्या इसने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की? और कितनी एक कन्विक्शन की है स्वाय ब्लैकमेलिंग के? इस अदारे ने क्या किया आज तक? जो कन्विक्शंस हुई हैं मैं देखिए 5% के अलावा, कंफ्यूज हूं, जिसने भी कोई जुर्म किया है तो उसकी विक्टिमाइजेशन तो होती है। देखिए जिसने भी जुर्म किया है उसको उसका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं ना होनी चाहिए। इस इदारा अदारे बने में आपका क्या ख्याल नहीं है कि इदारा बने ही पॉलिटिशियंस के लिए है ना, स्पेसिफाइड है। सॉरी, मैंने कहा नैब का इदारा स्पेसिफिकली पॉलिटिशियंस के लिए है, तो पॉलिटिकल जो लोग हैं, फिगर्स हैं, उन्हीं को ही विक्टिमाइज करेगा अगर है कुछ तो। बिल्कुल बिल्कुल उनको करेगा, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं होनी चाहिए ना। आप देखें क्या हमारे इस टाइम गवर्नमेंट में चोर वालों वाली कहानी नहीं सामने आई? और क्या अभी हाउसिंग सोसाइटीज में आपके यहाँ जो रिंग रोड बननी थी उसमें जितनी एम्बेजलमेंट हुई है वो सरफेस हुई है? नैब जो है वो जब अगर आप कार्रवाई करेगा तो वो फिर वो इम्पार्शियल कार्रवाई करे ना, ऐसा नहीं होगा वो कहीं भी विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस वो तमाम के लिए इम्पार्शियल कार्रवाई करे। उसको ये नहीं होना चाहिए कि अपने पसंद के बंदों को पिक एंड चूज करके उनको उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं, और जो नापसंदीदा या उनके लिए जो उनको पसंद नहीं है या जो ओपोजिशन में है उसके लिए जो है वो रेफरेंस भी तैयार हो रहे हैं, उनके लिए पूरी पूरी तारीखें भी डल रही हैं। और आप देखें कि अगर हम उसको कहते हैं कि अगर ये इतना ही साफ शफाफ कानून है, तो जब से ये बना है 99 से जितने भी कानूनदान हैं और जितने भी जो विजडम रखते हैं लीगल साइड पे, उनका एक कुछ भी नो हाउ है, वो इस पे हमेशा से, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस उनकी नहीं है, वो इसको कहते हैं कि ये कानून जो है वो जो है वो किसी भी तौर पर काबिले कबूल नहीं है, क्योंकि ये हमारी बेसिक जो कानून है उनके खिलाफ बात जाती है। कि आप अच्छा, देखिए कि गिरफ्तारी का राइट भी चेयरमैन नैब को है भाई, हाउ कम वो गिरफ्तार कर सकते हैं, वो बंदे को रख सकते हैं, फिर बेल बेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था यहाँ पे नैब कवानीन में, हाई कोर्ट से जाके जो है वो फिर बेल्स होती थी। अब तो ये जो एक अमेंडमेंट्स में थोड़ी सी एक तरमीम जो आई है, उन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस कराया कि ट्रायल लेवल पे ट्रायल कोर्ट में जो है वो बेल ग्रांट होगी, जो कि एक स्टैट्यूटरी राइट है। ये भी नहीं था, जो एक स्टैट्यूटरी राइट है उसको खत्म किया गया। एक बंदा जो है वो बाद में पता चलता है कि वो बेगुनाह था, प्रोसिक्यूशन जो है वो उसको कन्विक्ट कर ही नहीं सकी या उसको साबित कर ही नहीं सकी, उसको उसकी इन्वॉल्वमेंट थी नहीं केस में, और वो जो है वो इस सारे प्रोसेस को चलता रहे। देखिए हम ये नहीं कहते अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन ओवरलैपिंग ना हो। हर ठीक हो गया। इदारा हर आपकी डिपार्टमेंट जो है आपकी अगर उसमें वहां पे इन्वॉल्वमेंट होती है, आपकी जो इम्प्रेशन जा रहा है वो ये इम्प्रेशन है कि इदारे होने चाहिए, नैब जैसा इदारा होना चाहिए, करप्शन के खिलाफ काम होना चाहिए, सियासी करप्शन के खिलाफ काम होना चाहिए, अदालतें होनी चाहिए। इनमें मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, अदालतें होनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स ज़रूरी हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, कुछ बेहतरी होनी चाहिए। इज़ दैट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका एंटी करप्शन का इदारा मौजूद है, टैक्स के लिए एफबीआर का इदारा मौजूद है, तो उन इदारों को फाल बनाए ना, वहां आप अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को, अगर एक टैक्स चोर है या जिसने टैक्स में कोई एम्बेजलमेंट की है, तो एफबीआर फिर क्या रह जाता है? फिर उसका तो फिर काम उस तरीके से नहीं है ना, उनको भी आप मजबूत बनाए ना, वो अपने अपने कंसर्न लोगों को पकड़े और उनकी अकाउंटेबिलिटी करें।
आपने ओवरलैपिंग की है इस कानून को बना के। अच्छा चलो कानून बन गया, तो फिर उसको इतना ज्यादा आपने रिस्ट्रिक्ट बना दिया कि उसको जो बेसिक कवानीन है, क्रिमिनल लॉ की जो थीम है, उसी के आपने गेस्ट ले गए। उसको आपने ऐसे बनाया, उसको देख के एक आम बंदा भी जो स्टूडेंट ऑफ लॉ नहीं है, उसको भी पता चलेगा कि यार दूसरी पार्टी को तो किसी तौर पर भी कोई जो है वो देखिए ना, एक जो बेसिक चीज है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, और जो 10(10)A है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का एक नई अमेंडमेंट आई थी कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। हर एक पार्टी जो है वो अपने तौर पर उसको राइट मिले कि वो फेयर ट्रायल करे, उसको अपना बेगुनाही और उसको साबित करने का भी राइट मिले। इस कानून में तो उस तरह है जैसे उसको जकड़ दिया गया है कि अब आप आ गए हैं इस नेट में, और अब आपकी जो है जो बेगुनाही जो है वो साबित हो, तो वो भी आप ही नहीं। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं वो नैब में जाकर वहां से बरी भी हुए हैं, उन्होंने अपने सबूत भी दिए हैं, जिसके बाद वहां से वो साफ शिफाफ निकल भी गई हैं। तो हाउ कैन यू से कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अनहर्ड उनको रखा जाता, उनको सुना नहीं जाता? देखिए कि ये 1-2 दिन में कहानी नहीं थी। अव्वल तो अनफॉर्चुनेटली अगर देखें ऑलरेडी हमारे यहाँ जो एक लीगल मैकेनिज्म है, उसमें डिलेइंग टैक्टिसेस इतने हैं जिससे कि एक बेगुनाह अगर वो बाद में एक्विटल होता है, तो उसने जो कुछ सफर किया है उसको कौन जवाब देगा? अगर वो बहुत सारे पॉलिटिशियंस उसमें से बेगुनाह साबित हुए हैं, तो जो उनको ट्रायल फेस करना पड़ा मीडिया के सामने, जो ट्रायल फेस करना पड़ा उनको अपने वोटर्स के सामने, अपने हलकों के सामने, वो कहाँ जाएगा? जो उनको एक मेंटल आपने स्ट्रेस में रखा, वो किधर जाएगी बात? देखिए अगर वो बेगुनाह है तो उनको तो फोर्थ फिफ्थ फिर उनको ऐसा कानून होना चाहिए था कि फोर्थ फिफ्थ वो उसमें से बरी हो जाते। ये कानून तो ऐसा है कि इसमें बंदे को बेगुनाही साबित करते करते भी अरसा लग जाएगा। ठीक हो जिसको गया, आप 90 दिन तक रिमांड पे रखेंगे, वो क्या अपनी बेगुनाही साबित करेगा? बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल 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 सही हो गया। इदारों के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, और जो जिस्ट है कानून की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके अगेंस्ट कोई भी लॉ और कानून नहीं बनना चाहिए। की मजबूती होनी चाहिए। आप ना सिर्फ ट्रैकोटमी ऑफ पावर पे जाएं, आप हर इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें। आप उनके जिम्मेदारियां भी अगर नैब को दे देंगे तो फिर हम कहां से अदारे मजबूत करेंगे? ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, वापस आके बात करेंगे कि ये जो काला कानून था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल इस दौर में गुजारे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी गुजारे, तो उस वक्त ये अमेंडमेंट क्यों ना लाई गई? क्या उस वक्त इसको ज़ाती इस्तेमाल में लाना था? इसको एक पत्ते के तौर पर रखा हुआ था? इस पर बात करेंगे वापस आते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी नैब के कवानीन के हवाले से, उनकी अमेंडमेंट्स के हवाले से। नैब के कवानीन अगर काला कानून है, अगर इसको नल एंड वाइड होना चाहिए, अगर इदारों को ख़त्म होना चाहिए नैब के हवाले से, और अदालतों को काम नहीं करना चाहिए, बल्कि जो दीगर इदारे हैं ओवरलैपिंग की वजह से ये गलत है, और दीगर इदारों को काम करना चाहिए जिसमें FPR है या टैक्सेशन के डिपार्टमेंट्स हैं जो। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत की, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के बाद, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी 5 साल गुजारे। उस वक़्त इसको नल एंड वाइड भारी अक्सरियत से इनका मैंडेट मौजूद था, क्यों डिक्लेयर ना किया गया? जमशेद साहब क्या कहेंगे? सजाद साहब, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि इसमें सियासी पार्टियों से कोताही हुई है, और जिस वक्त इनको मौका मिल गया था तो पहली फुर्सत में इसको कर देनी चाहिए थी इस अमेंडमेंट। वो उस वक्त पीपल पार्टी ने भी अपना कुछ इसमें मामला देखा है, फिर नून के जब आए तो उन्होंने अपने कुछ मामला देखे हैं। और सजाद साहब, आप ये देखेंगे कि जो बाद में नैब के शिकंजे में जिनको जकड़ा गया है, मतलब जिन नैब ने जिनकी बच्चियों के सर से दुपट्टे तक उतारे हैं, इनको ज़रदारी साहब की बहन को नहीं गिरफ़्तार किया गया, मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार नहीं किया। किसने गिरफ़्तार किया? नैब के केसेस थे ना। तो उस वक़्त ये दोनों पार्टियां, मेरा ख़्याल है, मैं नून की हद तक तो ये मैं एडमिट करता हूँ कि उसमें कोताही हुई है, और उस वक़्त इसको अमेंडमेंट करनी चाहिए थी।
आप समझते हैं बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी यही सलूक किया गया था उस वक्त जब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जेल में थे और उसके बाद भी कैदोबंद की सोबतें भुगतनी पड़ी हैं, तो फिर आप उसके हवाले से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नून को ज़िम्मेदार ठहराएंगे? गलती हुई है सर सजाद साहब, आप वही बात कर रहे हैं। आप जो प्रेप का बच्चा है ना, आप उससे FSC का सिलेबस, वो इम्तिहान आप उससे दिलाना चाह रहे हैं। ये सीखने के प्रोसेस हैं, ये पार्टियां उसमें से गुजरी हैं, इन्होंने सीखा है और सीख के आज ये थोड़ा सा एडमिट तो कर रहे हैं कि सीख रही, उस वक्त समझ सीखने के अमल इमरान खान साहब अभी सीख रहे हैं इस दौर सर, में। सीखने के अमल कहते हैं कि हमें नीचे बैठ के समझ नहीं थी, ऊपर बैठ के जाके समझ आई है, तो हम भी सीख रहे हैं। आप समझते हैं? अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, आप ये समझते हैं, आपने ये आपको लगता है ऐसा कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टाइम था तो आप कहते हैं कि उसको, इस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन आप ये समझते हैं कि एक्सपेक्ट ही नहीं कभी किया था, सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारियां लगी हुई हैं, एक के बाद एक नहीं आना है, केसेस बनाएंगे, डराएंगे, आवाम को एक चेहरा दिखाएंगे, फिर दूसरा आ जाएगा, दूसरे ने भी उसको टफ टाइम देना है, बातें करनी है, और उसके बाद गिव एंड टेक किसी से पॉलिसी थी। आपको आइडिया ही नहीं था कि हमारे साथ ये भी हो सकता है, इस वजह से इस कानून को एक्टिव न किया गया। ये सजाद साहब जिसने भी ये जाविया निकाला है ना सियासत में कि ये बारियां लगी हुई हैं, अमेरिका में आप क्यों नहीं कहते कि बारियां लगी हुई हैं? डेमोक्रेटेड आते हैं, रिपब्लिक आते हैं, फिर डेमोक्रेटेड आते हैं, रिपब्लिक आते हैं, चेहरे तो बदलते हैं, यहाँ तो चेहरे भी वही आते हैं, चेहरे भी बदलेंगे ना। मेरा तो वहाँ चेहरे भी, और मॉरिशस सियासत में टिल डेथ इंतजार किया। अगर आपने चलने दिया, आपने जमहूरियत को चलने दिया, तो चेहरे भी बदलेंगे, वो भी काम होगा। लेकिन 13 साल से तो जमहूरियत चल रही है, लेकिन आप जमहूरियत 90s में चलती रही है, हर 2 साल के बाद चेहरे बदलते, चेहरे नहीं बदले, हुकूमतें बदलती रही। ये जो आपने तजर्बा करके देख लिया ना, फिर ये ठीक तजर्बा हुआ है कि दोनों जो सीखे हुए थे, जिनको पता था कि डिपार्टमेंट किस तरह चलाते हैं। लेकिन इस चीज़ से इंप्रेशन तो यही जा रहा है कि नैब ने के कानून में अगर उस टाइम तब्दीली ना की गई, उसको ख़त्म नहीं किया गया, इंप्रेशन तो यही जा रहा था कि बारियां लगी हुई थी, एक तसल्ली थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए इसको चलने दें। मैं सजाद साहब आपको बता देता हूँ, नैब के कानून को इस वक्त PML और पीपल टॉप पार्टी से भी ज़्यादा जो डिस्टर्ब कर रही है चीज़, वो हुकूमत को डिस्टर्ब कर रही है। ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया है। कोई अफसर किसी फाइल पे साइन करने को तैयार नहीं है कि मैं मेहनत से काम करूँगा। आज चीमा वाला हाल उन्होंने देखा है, फ़वाद हसन फ़वाद का हाल देखा है, जो रात दिन अफसरान अपना काम करते रहे, जिन्होंने रात को 12-1 बजे तक काम किया है। अब वो बच्चे उनको शाम में जाते हैं मुलाकात करने नैब में, तो अब अफसरान में ये तब्दीली हो गई है कि अब किसी अफसर ने भी, प्रॉब्लम इनके साथ ये हो रही है कि काम करना छोड़ दिया है। LNG का हाल आप देख ले, LNG के वो किसी रेट पे कोई अफसर वो तैयार नहीं है फाइल पे साइन करने के लिए कि मुझे कल नैब बुला लेगा। एक गली पक्की करानी है, वो SDO साइन नहीं करेगा कि कल मुझे। और ये शौकत तरीन साहब जो इनके मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़जाना हैं, क्या उन्होंने एडमिट नहीं किया TV पे आके कि नैब ने ये जो कुछ किया है, नैब की वजह से काम नहीं हो रहा? कोई समझदार भी आदमी आप सजाद साहब, खतरा तो होना चाहिए था। FBI और दीगर इदारों को तो खौफ खतरा नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ ये तो पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चेंज है। अगर इदारे मजबूत, देखिए एक शख्स रोड पे जा रहा है, उसको सिग्नल तोड़ने का उसी वक्त खौफ होगा जब सज़ा और जज़ा की उम्मीद होगी, यकीन होगा। तो अगर ऐसी एक चीज़ होनी जा रही है, वक्ती शायद हमें कुछ चीज़ें मुश्किल लगती हैं, जब भी कोई नया लॉ आता है तो हमें वो इम्प्लीमेंटेशन करते हुए चूँकि वो हमारे घरों तक पहुँच रहा होता है और हमारी आदतें ख़राब हुई भी होती हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं समझता हूँ आपको उसको सेकंड करना चाहिए। आप क्यों इसको हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं इसमें? नहीं, ये बिल्कुल सजाद साहब गलत बात है। ये इस तरह नहीं है कि वो जो 99 से पहले क्या सारी जगह करप्शन होती रही है? जो अब तक पाकिस्तान चला है नैब के बग़ैर, जितनी तरक्की की है वो वैसे ही तरक्की हो गई है। उसका वो अगर उन इदारों को चलने देते, अगर उन इदारों को अपने पाँव पे खड़ा होने देते, तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो अभी आज यहाँ हो गई है। ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। मोहतरमा, आप क्या कहेंगी 2008 से लेके 2013 तक? मैं इस पे थोड़ी सी बात करूंगी। आप जो कह रहे हैं ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको खत्म करने की कोशिश नहीं की, तो एज पर माय नॉलेज और माय इंफॉर्मेशन, एक दफा जो पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे नुमाइंदे हैं, ताज हैदर साहब, उन्होंने शायद इस बारे में कोई लाए थे
और वो सिर्फ एक वोट से जो है वो सेनेट में वो रह गया था कि उस वो नहीं हो सका ये कानून। और पीपल्स पार्टी का डे नल एंड वाइट करवाने के लिए या अमेंडमेंट के लिए लेकर आए थे? कोई अमेंडमेंट लेकर आए थे? अमेंडमेंट लेके आए थे कि ये कानून जो है ये खत्म होना चाहिए और ये काला कानून है और इसको नहीं होना चाहिए। और उस वक्त आई थिंक कि सेनेट में सिर्फ एक वोट से ये चीज रह गई थी और ये जो कानून जो है वो नहीं खत्म हो सका था। आई थिंक कि पीपल्स पार्टी का डे वन से यही मौकफ रहा है कि ये काला कानून है, ये कानून जो है वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। और हमेशा से जो जो हमारी पार्टी की जो पॉलिसी थी उन्होंने ये बात की कि इस कानून के तहत एक वक्त आएगा जब ये लोगों को ब्लैकमेल करेंगे और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेंगे। ये पीपल्स पार्टी ने पहले ही बता दिया था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए कानून बनाया गया है। और इनकी अभी आप देख लें कि इनकी रिकवरी क्या हुई है, इस कानून से किसी की रिकवरी हुई है और क्या इनकी परफॉर्मेंस है। अभी भी आप देख लें कि ये सिर्फ एक बंदे को एक्सटेंड करने के लिए जो है ये तरमीम की जा रही है। उसमें स्पेसिफिकली अभी जो इंट्रोडक्शन आया कि वो ये आया कि जो अमेंडमेंट्स आई उनमें ये कहा गया कि जो चेयरमैन नैप है उसको एक्सटेंडेबल उनका जो है वो ओहदा होगा। पहले वो एक्सटेंड नहीं होता था, अब उनका भी ओहदा एक्सटेंड किया जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि खाली अभी आप कारकर्दगी देख लें, नैप की कारकर्दगी देख लें कि क्या नैप ने किसी से भी रिकवरी की है। मतलब अगर यहाँ तो हो ना कि करप्शन साबित हो गई है, रिकवरी हो गई है, कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, फिर तो आप चले एक्सटेंड करें। अब ओहदा भी एक्सटेंडेबल होगा और फिर उसमें ये है कि नहीं, बेताशा बेताशा केसेस के अंदर शेक हैंड तो किया गया है। नहीं, बेताशा केसेस में शेक हैंड तो किया गया है, रिकवरी तो हुई है, ख़जाने में पैसा तो वापस आया है। कोई कंडीशनल आया है कि ठीक है जी आप, तो वो जो एक स्पेसिफिक लॉ एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं है कि आप इतने पैसे वापस कर दे, इतनी परसेंटेज वापस कर दे तो उसके बाद आपको शेक हैंड करके आपको छोड़ा जा सकता है। तो कोई रिकवरियाँ तो हुई हैं। ये होता है ना कि उसमें अगर वो प्री बार्गेन कर भी लेते हैं तो वो हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कुछ अरसे के लिए डिस्क्वालिफिकेशन उनकी हो जाती है, वो एक तरह की कन्विक्शन हो जाती है। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है। ये तो पॉजिटिव चीज़ है कि एक शख्स ने अपना ऑफेंस, अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया तो और ख़जाने को भी पैसा मिल गया और करप्ट आदमी की भी निशानदेही होगी। ये तो पॉजिटिव साइन है। इसी तरीके से कोई भी इदारा होगा तो वो तो ऐसे ही करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है क्रिमिनल लिटिगेशन में, तो वो तो नहीं रहा ना। वो तो फिर वो कन्विक्शन हो गई, उसने एक तरह का कन्फेस करके और अपनी जान छुड़ा ली। और एडमिशन आ गया ना, एडमिशन आ गया, वट एवर किसी भी तरीके से आ गया, अगर एडमिशन तो आ गया। अगर एक चीज़ दुरुस्त हो रही है उस हद तक तो दुरुस्त होनी चाहिए। फिर इदारे कैसे काम करेंगे किसी और दीगर इदारे में? अगर यही इख्तियारात एफबीआर को दे दिए जाए तो एफबीआर कैसे काम करेगा? फिर वो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी। एनी इन्फ्लुएंस के होना चाहिए कन्विक्शन। अगर कन्विक्शन इतना प्रेशराइज मैटर में होगा तो हाउ कम कि ये कन्विक्शन जो है वो उसको वो कन्फेशन जो है। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन कोई काम करता है तो वो भी हुकूमत का दायरा, झैली इदारा है, तो वो भी इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाता है। एफबीआर है तो वो भी इन्फ्लुएंस का शिकार है। ये इख्तियार उठाकर आप किसी और महकमे को दे देते हैं तो वो भी इन्फ्लुएंस का शिकार होगा। तो फिर कैसे काम होगा? अभी अभी जो मैं बात कर रही थी वो कन्फेशन के बारे में कह रही थी कि अगर कन्फेस उसने कर लिया और वो प्ली बार्गेन, अगर आप उसको एक तरह का कन्फेस उसको कहते हैं, तो कन्फेशन तो बिल्कुल एक ऐसे माहौल में हो जहां वो इन्फ्लुएंस ना हो रहा हो, जहां उसको किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। और कन्फेशन के बारे में बकायदा एक पूरे आप ये समझती हैं कि चोर से पूछा जाए कि आपने चोरी की है और वो बड़े खूबसूरती तरीके से कहेगा यस मैंने चोरी की है? ऐसा इज दैट पॉसिबल? जब तक उसको टेंशन ना हो, उसको ऊपर प्रेशराइज ना हो। आपका जो क्रिमिनल लॉ में जो प्रोसीजर है कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का, वो ये है कि विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, इवन वो ये कहते हैं कि अगर एक चोर है और वो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाह रहा है तो वो पुलिस की मौजूदगी में नहीं करेगा। और जो मजिस्ट्रेट है वो उससे अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट ले रहा है तो उससे पूछेगा भाई आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। एक आम से मुजरिम को भी आप कन्फेशन में इतना आप उसको जो है वो देते हैं कि आपके को किसी किस्म का दबाव ना हो।
तो यहाँ जो एक स्पेशल लॉ है जहाँ पे वो प्ली बार्गेन कर रहा है, वो बेचारा किस मजबूरी में कर रहा है, उसको उसके लिए कहीं नहीं है, वो एक तरह की उसका कन्फेस हो जाता है उसकी, और उसके नतीजे में एक तरह की उसकी कन्विक्शन हो जाती है और डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। एक जेन्युइन चोर को इतना इतना स्पेस दिया जा रहा है कि उसको बिल्कुल टेंशन फ्री करके उससे पूछा जाए, तो फिर जाहिर है उसके एडमिशन के चांसेस, कन्फेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ऐसी सूरत में कितने लोगों का कन्फेशन आज तक हो पाया है? तो फिर कैसे कैसे चलेगा? ये तो इबहाम है। मैं तो समझता हूँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ये इबहाम है, इसको दुरुस्त की होनी चाहिए। सॉरी, आई कांट हियर यू साजिद, मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। इतनी आसानी से कोई भी चोर जिसने ये ऑफेंस किया है वो एडमिट नहीं करता, कन्फेस नहीं करता। जब आप उसको पूरा प्रोटोकॉल देते हैं, जब तक उसको खौफ नहीं होगा कि मुझे सज़ा होगी, जब उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, ये तो क्रिमिनल प्रोसीजर पे खुद एक इबहाम है। मैं समझता हूँ इसीलिए जराइम बढ़ रहे हैं। आप वो प्रोसीजरल जो उसका कन्फेशनल प्रोसीजर है, उसमें वो में जो अगर एक आम से भी ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जब मजिस्ट्रेट साहब उसका लिखवाते हैं, कन्फेशन लिखते हैं, तो वो उसमें उसको बताते हैं कि भाई तुम्हें इसके नतीजे में सजा हो सकती है, ये तुम किसी डर खौफ में तो नहीं कह रहे हो, और उसकी हथकड़ी खोल दी जाती है और उसको पुलिस को बाहर निकाल दिया जाता है, कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि तुम यू आर नॉट बाउंड टू रिकॉर्ड दिस कन्फेशन, आपको किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं किया जा रहा, तुम आजाद हो, तुम बताओ ये कन्फेशन तुम अपने होश समझ में दे रहे हो। मतलब आप आम मुजरिम को भी और जो ऑर्डिनरी कोर्ट में भी कन्फेशनल की एक ये रिक्वायरमेंट है। इधर जो है, इधर चूंकि बेल का कोई मामला नहीं था, तो वो प्ली बार्गेन करके जो है वो, या वॉलंटरली रिटर्न जो है उसके तहत वो उसको करके, तो वो अपने आप को इवन देन वो जो है एक तरह की वो आप कह रहे हैं ना कि वो तो फिर मान गए, एडमिट कर गए, तो फिर उसका नतीजा भी तो देखे ना, उसके नतीजे में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी तो आ जाती है ना, एक तरह की उनकी कन्विक्शन भी तो हो जाती है ना। तो किसी की भी आती है, एक आम शख्स की भी जब जुर्म साबित हो जाता है, एफआईआर हो जाती है, तो जाहिर है उसको किसी भी इदारे में अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन तो सामने आएगी। इसमें तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है ना, क्रिमिनल लॉ क्या कहता है कि प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है, इसमें तो उनको उनके पास और कोई एज नहीं था और कोई मामलात नहीं थे। आप देखिए कि ट्रायल कोर्ट भी जमानतें नहीं लेती थी, ये तो बाद में हाई कोर्ट्स में ने कहा कि नहीं, ये स्टैट्यूटरी राइट है, जमानत जो है, बेल जो है और इन मैटर्स में होनी चाहिए, वरना इसमें तो बेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। स्पेशल लॉ के तहत कहा गया कि ये बेल का इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक हो गया जमशेद साहब, चंद मिनट आपसे जी। स्पेशल लॉ है, लेकिन स्पेशल लॉ बिल्कुल ही क्रिमिनल आइडियोलॉजी के या क्रिमिनल प्रोसीजर के बिल्कुल खिलाफ तो नहीं ना होना चाहिए, कुछ चीजें तो क्रिमिनल लॉ की रखे ना इसमें। हो गया जमशेद साहब, आखिरी चंद मिनट हमारे पास बचे हैं, हमें ये बताइएगा कि आने वाला सिनेरियो क्या है? कैंपेन शुरू हो चुकी है हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, क्या समझते हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या देख रही हैं? कोई हालात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर में और अभी अगले 2 साल पड़े हैं डिलीवर करने के लिए, तो कुछ बेहतरी आ सकेगी इनकी जानिब से? सजाद साहब, इनको सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है ना मेरी नज़र में, वो इनको परफॉर्मेंस का आ रहा है। मतलब इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है, और जो इनको लाने वाले थे अब वो भी परेशान हैं। देखें, उन्होंने कोई आदमी जब किसी की कोई सिफारिश भी करता है किसी सीट के लिए, कुछ सीवी लेके किसी सीट पे बिठा भी देता है, तो काम तो उसने नहीं करना ना, काम तो परफॉर्मेंस तो उस जो सीट उसने ली है उसने दिखानी है ना। परफॉर्मेंस इनके पास बिल्कुल नहीं। इनकी 2 वजह से इनकी गवर्नमेंट चल रही है, एक ISI की वजह से और एक इन पे नैब की वजह से। और आप देख लें कि वो ये नहीं चाह रहे कि ये दोनों सीटें जो हैं वो कुछ चेंज हो, या कोई 5 साल अगर सियासी गवर्नमेंट की हुकूमत है तो वो इदारों को भी वो चाह रहे हैं कि DGI भी 5 साल निकालें, DG नैब के साथ भी देखें किस तरह इन्होंने वो जैसे पंजाबी वो जफ्फी डाली होती है ना। अब इनको नहीं पता था कि ये उनका 8 अक्टूबर को उनका टाइम ख़त्म हो रहा है। 3-4 महीने पहले जो वर्किंग करनी चाहिए थी ये इसलिए सजाद साहब नहीं हुई कि इनकी नीयत ही नहीं थी। अब ये ढंग टपाओ प्रोग्राम पे चल रही है गवर्नमेंट, और ये 100 ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। ऑर्डिनेंस पे 120 दिन निकालेंगे, वो लैप्स कर जाएगा, उस पे फिर 120 दिन और ले लेंगे। ये करने के बाद इन्होंने किसी तरीके से 1.5 साल, क्योंकि ये इस चेयरमैन के साथ कंफर्टेबल है,
ये कंफर्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि ये चेयरमैन साहब उन पे जो हुकूमती करप्शन हो रही है, जो मालम जब्बा का केस था, जो BRT पेशावर थी, उस पर हाथ नहीं डाल रहे। आपको वो जो जावेद चौधरी साहब को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें इंटरव्यू में उन्होंने क्या, और उससे पहले दिन इन्होंने जो नैब पे वहाँ तकरीर की थी, उसमें तो चेयरमैन नैब ने कहा था कि कल से अवाम का रुख बदलेगा। कौन सी अवाम का रुख बदला है? आपकी वीडियो वहाँ पड़ी हुई हैं, आप अवाम का रुख कैसे बदला सकते हैं? और जो इन्होंने इलेक्शन के हवाले से क्या देख रही हैं, जरा जल्दी से बता दीजिए, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। इलेक्शन के हवाले से इनका बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, और ये जिनकी बैसाखियों पे हुकूमत कर रहे हैं सजाद साहब, अब ये ज़्यादा अरसा ये काम चलने वाला नहीं है। ठीक हो गया। मोहतरमा आप बताइएगा इस हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या तैयारियां हैं इलेक्शंस के हवाले से, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? ये तो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि PTI नहीं है, हम तैयारी में हैं। अभी जो आपने बात की कि PTI की बात ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इलेक्शंस कभी भी फ्री फेयर नहीं हुए। ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए। अगर तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस अगर आप इंट्रोड्यूस करवाएं पाकिस्तान में, और अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होते हैं, फ्री इलेक्शंस होते हैं, तो PTI वालों को तो मुंह दिखाने की भी जगह नहीं मिलेगी कहीं, इनको तो सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। इन लोगों की परफॉर्मेंस नील बटा नील है। जो इनकी इलेक्शन से पहले की तकरीरें देखें और अब की इनकी कारकर्दगी देखें, लोगों को इन्होंने महंगाई के बोझ के नीचे दबा के रख दिया है। और उस पे कहानी ये है कि इतना टैक्स में ओवरबर्डन कर दिया है। और बात ये है कि लोगों को बजाय ये कि इंसेंटिव्स दें, जो फाइलर है उसको आप इंसेंटिव दें कि भी तुम जो हो वो टैक्स नेट में जो लोग हैं उनको बजाय ये कि इनकरेज करें, ये उनको भी ओवरबर्डन करते हैं। और किस तरह करते हैं कि उन्हें कहते हैं जी आपने इतने महीने की रिटर्न, इतने साल की रिटर्न नहीं सही जमा कराई, अच्छा इसका मनी ट्रायल है, बजाय के जो टैक्स पेयर है उसको आप या जो फाइलर है उसको आप इनकरेज करें। इनकी हर पॉलिसी आप देखिए, किसी महकमे में भी कहीं भी इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इस लायक नहीं है जहां इनको अप्रिशिएट किया जाए। इवन ये आप नैप ही दे लें, ये कहते थे जी करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे। कहाँ करप्शन फ्री हुआ? इनके अपने जो वुजरा हैं, क्या वो करप्शन फ्री वुजरा हैं? अपने अंदर इन लोगों का ये है कि रिंग रोड जो बनना था उसमें प्रेमा फिशाई इन लोगों की करप्शन सामने आई। कोई एक मंसूबा जो है वो इनके खाते में नहीं है। कोई एक परफॉर्मेंस जहां ये कहते थे नो सर ठीक नहीं हुआ है, इतना खराब हुआ है पाकिस्तान, इन्होंने देखे लोगों को बजाय नौकरियां देने के इन्होंने उनको जॉबलेस कर दिया। ये कहते थे बाहर से लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे, लोगों के पास खाने के लिए लोग नहीं है। आप ये नहीं समझते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने दौर में डिलीवर नहीं कर सकी, जिसके बाद नून लीग ने इख्तियार संभाला और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और अब इस वक्त पंजाब में खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ बहुत कम हो चुका है। पीपल्स पार्टी जब भी इख्तियार में आई है उसने, आप अपना रिकॉर्ड उठा के देख लें कि जब भी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने मजदूरों के लिए और किसानों के लिए पैकेजेस दोबारा इख्तियार में क्यों ना आ सकी, लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। हमारी तो पार्टी का नारा ही है, हम तो गरीबों और किसानों की पार्टी है। हम लोग तो बात ही गुर्बत की और मस्कीनों की करते हैं। हम लोगों के पास जो पैकेजेस हैं। मुहतरमा मेरी बात सुनिएगा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, दोबारा इख्तियार में क्यों ना आ सकी, दोबारा आप क्या समझती हैं? अगला जो एरा गुजरा उसके बाद दोबारा गुजरा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का, बहुत शुक्रिया। बड़ी डिटेल से गुफ्तगू हुई नैब के कवानीन के हवाले से कि नैब का कानून कैसे काला है। बामुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो इनका बयानिया हमेशा से रहा है कि कोशिश भी की गई है इस दौर में कि इस काले कानून को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये काला कानून इस वजह से है कि फ़ंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, जहाँ पर इनको ज़मानतें जो मुल्ज़मान होते हैं उनको ज़मानत पर रिहा करना इनका राइट होता है, जबकि ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाता। 14 दिन का रिमांड मोर देन एनफ होता है, 90 दिन का रिमांड बहुत ज़्यादा है, उसको कम होना चाहिए। इसी वाले से अमेंडमेंट्स भी लाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेंडमेंट्स की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि अपोजिशन का बार बार कहना है कि इस कानून को सिरे से ही ख़त्म हो जाना चाहिए, नल एंड वाइड करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाकी इदारे मौजूद हैं। फिर उन कवानीन के साथ इस नैब के इदारे की ओवरलैपिंग हो रही है।
साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ऑल दो के पॉलिटिकल जो लीडरान हैं या पॉलिटिक्स से जो लोग अटैच्ड हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये लॉ तरतीब दिया गया था ताकि करप्शन के चांसेस कुछ कम हो सके। लेकिन जब भी कोई कानून नया आता है तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ इबाम पाया जाता है और हर वक्त नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश बाकी रहती है। लिहाजा इसको अमेंडमेंट वक्त के साथ आनी चाहिए थी, जो अमेंडमेंट ना की गई। अब देखना यह है कि आने वाली हुकूमतें आने वाले टाइम में इस नैब ऑर्डिनेंस को, नैब के कानून को ख़त्म करेंगी या इसमें अमेंडमेंट लाकर इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगी। इसके साथ साथ हमने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हालिया कारकर्दगी है उसके हवाले से, जो कि मुताबिक हमारे मेहमानों ने बताया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक ये ज़ीरो है, उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते जिस तरह के ये नारे लगा के आए थे। होप फॉर दी बेस्ट, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, अगला इलेक्शन किसका है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।